आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों तवाकोल करमन की। तवाकोल करमन कौन है? टाइम मैगजीन कवर में इनकी फोटो है तो आप समझ ही सकते होंगे, सुपर हीरो है ये। ठीक है, अरब स्प्रिंग आया, बहुत सारे देशों में रेवोल्यूशन आया, लेकिन बहुत सारे देश सिविल वॉर में चले गए। अरब स्प्रिंग के ऑब्जेक्टिव तो नहीं पूरे हो पाए, लेकिन उसमें बहुत सारे हीरोज निकल के आए। उनमें से एक है तवाकोल करमन। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। एक्चुअली मैं इनकी स्पीच सुन रहा था, ठीक है, और एक स्टूडेंट ने भी मुझसे बोला था कि आप इनकी बायोग्राफी रिव्यू करो। तो मैंने सोचा कि मैं तवाकोल करमन की बायोग्राफी रिव्यू करूंगा। नोबेल पीस प्राइज इनको 2011 में मिला था। कमाल का करियर, शानदार करियर रहा है। अभी तक ये फ्रीडम के लिए लड़ रही है, अपने लोगों के लिए लड़ रही है। टॉर्च बेयरर ऑफ द अरब स्प्रिंग। तो आज हम इनकी बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोग्राफी हम देखेंगे। सिरंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर अच्छे की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। स्टडी आईक्यू का ऐप आया है, इसको डाउनलोड करिए। मेरे बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज है। यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स हमने बनाया है। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों ये यमन की रहने वाली है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये है पूरा ये गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज, ठीक है, मतलब अरब पेनिनसुला। तो ये जो है यमन की रहने वाली हैं। देखिए यमन की बात करें तो इनकी बायोग्राफी को जानने से पहले आपको थोड़ा सा यमन सिविल वॉर पे मैं इंसाइट दे देता हूं। यमन सिविल वॉर समझा देता हूं, फटाक से समझाऊंगा, 2-3 मिनट लगेंगे। देखिए आपको पता ही है कि अरब स्प्रिंग 2011 में शुरू हुआ। अब अरब स्प्रिंग पे मेरा 1 घंटे का पूरा सेशन है। लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। 2010 में मोहम्मद बुआजिजी ने तुनिशिया में आग लगा ली अपने आप को, ठीक है। दिसंबर की घटना है ये। सब्जी वाला था, पढ़ा लिखा था काफी, और लेकिन सब्जी बेचता था, बहुत ज्यादा परेशान था। अपने आप को आग लगा ली उसने, क्योंकि जो अथॉरिटीज थी उसको परेशान करती थी, उससे रिश्वत लेती थी। वो चिंगारी दोस्तों ऐसी फैली है कि बहुत सारे देश वो उस आग के चपेट में आ गए। वो चिंगारी जो है आग बन गई और बहुत सारे देश उसकी चपेट में आ गए। बहुत सारे देशों में रेवोल्यूशन हो गया। कभी नहीं सोचा था कि अरेबिया में रेवोल्यूशन आएगा, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज में रेवोल्यूशन आएगा, लेकिन आया। नॉर्थ अफ्रीका की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें दोस्तों, ये यमन है, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। इधर ये ओमान है, इधर इधर ये वाला ये सॉरी ये वाला ये यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इन सब में सत्ता जो है ना वो एक इंसान के पास है सालों से, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया में तो एक ही फैमिली रूल कर रही है, ठीक है, बिन साउद फैमिली। अब सऊदी अरेबिया, मैंने बताया ना कि ये पूरा मैंने कवर किया है। सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री जाननी है तो आप मेरे 3 लेक्चर्स देखिए, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सऊद, ये सब मैंने कवर किया है, इनकी बायोग्राफी कवर किया, तो सब बताया है, ठीक है। तो 1930 से लेकर अभी तक सऊदी अरेबिया का पूरा कंट्रोल इनके पास है। यूएई की बात करें तो 7 फैमिली, 7 रॉयल फैमिलीज के पास पूरा का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। यमन की बात करें तो यहां पे भी 1990 से लेकर 2012 तक एक इंसान का कंट्रोल। टुनीसिया में भी इतने टाइम तक एक इंसान का कंट्रोल। तो ये जो कंट्रीज आपको दिख रही है ना, यहां पे एक ही इंसान का कंट्रोल रहता है, ठीक है। जो पावर है वो एक ही पार्टी के पास कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अब सिंस यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, यहां पे एक इंसान के पास कंट्रोल है, तो करप्शन बहुत ज्यादा होगा, फ्रीडम होगा नहीं। सेंसरशिप, सऊदी अरेबिया ने तो बाकायदा प्रेस पे सेंसरशिप लगा रखी है। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था दोस्तों, और यहां पे तवाकुल करमन के लिए सऊदी अरेबिया के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, कल की ही बात है, ठीक है। तो उसमें भर भर के उनकी बुराई की गई थी। बल्कि तवाकुल करमन लड़ रही है यहां पे यमन के लिए, ठीक है, लेकिन भर भर के उनकी बुराई की गई थी। सऊदी अरेबिया में जो मीडिया है वो इनके हिसाब से काम करता है, क्योंकि इनको पता है कि अगर लोग उठ खड़े हुए तो बहुत प्रॉब्लम करेंगे। और लोग कब उठ खड़े होंगे? जब मीडिया उनको जगाएगी। तो मीडिया और मिलिट्री पे कंट्रोल है सऊदी अरेबिया का। इनफैक्ट जितनी भी यहां पे आपको कंट्रीज दिख रही हैं, सबकी यही हालत है। तो इतने टाइम से यहां पे कंट्रोल है। अरब स्प्रिंग में जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ वो इसी कंट्रोल को खत्म करने के लिए हुआ। तुनिशिया से शुरू हुआ। तुनिशिया में डेमोक्रेसी आई, ठीक है। जो सरकार थी 2011-2012 में रेवोल्यूशन चला, सरकार ध्वस्त हुई वहां पे, और उसके बाद वहां पे फिर नई सरकार आई। इजिप्ट में भी दोस्तों यही हुआ। ये सब मैंने कवर किया है दोस्तों। इजिप्ट में भी इतने सालों तक यहां पे एक पार्टी की सरकार थी। होस्नी मुबारक की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया है दोस्तों, आप जरूर देखिएगा। अनवर सादत, हुसैन, गैमर अब्दुल नासिर की बायोग्राफी, इन सब की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया। इजिप्ट का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है, ठीक है। तो वहां पे उनकी सत्ता गई।
तो कहने का मतलब है देशों में रेवोल्यूशन आई। यमन में क्या हालत थी दोस्तों? यमन में 1990 में नॉर्थ और साउथ यमन, पहले ये दोनों अलग हुआ करते थे, तो नॉर्थ यमन अलग था, साउथ यमन अलग था, लेकिन 1990 में इसको यूनाइट किया गया, यूनिफिकेशन ऑफ यमन। और तब से जो यहां के प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल्ला साले, ठीक है। अब्दुल्ला साले जो है वो यहां के प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब यमन जो है वो है एक सुन्नी कंट्रीज, ठीक है, तो यहां पे भी शिया और सुन्नी का ही झगड़ा है, ठीक है। तो जब इतने सालों तक, कितने 22 साल हो गए यहां पे, 2 दशकों तक यहां पे कंट्रोल अब्दुल्ला साले के पास था। इधर तुनीशिया में रेवोल्यूशन आया, ये आग यमन में भी पहुंची। तो यमन में तवाकुल करमन हालांकि बहुत वक्त से यमन में काम कर रही थी, यमन में हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन शुरू हो गए, मतलब इधर प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि यहां पे भी क्रांति लेके आओ, हमको फ्रीडम चाहिए, करप्शन बहुत ज्यादा था, इक्वालिटी थी नहीं, तो ये सब हटाओ, नई सरकार लेके आओ। इस दौरान जो आर्मी के जनरल थे, आर्मी के चीफ थे, मैं उनका नाम भूल गया हूं, एमआर नाम था, हाँ एमआर नाम था, मंसूर एमआर नाम था। इन दोनों में जंग हो गई। जंग क्या कि लोग चाह रहे थे, देखिए रेवोल्यूशन का फायदा बहुत लोगों ने लिया, तो अब्दुल्ला साले, इनकी तो सरकार थी अपनी, सामने थी मिलिट्री, मिलिट्री के जो चीफ थे एमआर, लोग चाह रहे थे कि एमआर आ जाए, ठीक है, सत्ता पे काबिज हो जाए, तो साले और एमआर में जंग छिड़ गई, ठीक है। एक तरीके से ये वॉर शुरू हो गई कि कौन यमन पे सत्ता काबिज करेगा, बीच में पिस रही है जनता, और जनता सड़क पे है कि यहां पे रेवोल्यूशन लेके आओ। अब प्रॉब्लम ये हुई दोस्तों कि यहां पे अब्दुल्ला साले ने तो रिजाइन दिया 2012 में, ठीक है, और इसमें दोस्तों सबसे बड़ा रोल तवाकुल करमन ने ही प्ले किया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चली गई थी बकायदा कि इसको हटाओ, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन यमन जो है वो सिविल वॉर में चला गया, क्योंकि यमन में आ गए हूथी रिबेल्स। हूथी रिबेल जो है ये शिया है, इन्होंने बोला कि हमको इतने सालों से यहां पे दबाया जा रहा है, तो हम भी लड़ेंगे यहां पे। तो हूथी रिबेल जो है वो यहां पे यमन में लड़ रहा है, ठीक है, ये रिबेल्स हैं, ठीक है। हूथीज को सपोर्ट कर रहा है ईरान, क्योंकि ईरान भी शिया देश है। जो शिया देश है वो जाहिर सी बात है शिया देशों को सपोर्ट करेंगे, जो सुन्नी है वो सुन्नी देशों को सपोर्ट करेंगे। तो यमन को सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है, और जो हूथी रिबेल्स हैं उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि ये पूरे रीजन में, ठीक है, इसमें ये जो अरेबिया रीजन है, इसमें ईरान और सऊदी अरेबिया में लड़ाई चलती रहती है कि ये कंट्रोल किसके पास होगा, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया यहां पे यमन को सपोर्ट कर रहा है, और जो यमन में पूरा वॉर चल रहा है उसमें सऊदी अरेबिया है दोषी। हथियार हो गए और मिलिट्री सब सऊदी अरेबिया यहां पे सप्लाई करता है इनको। सऊदी अरेबिया से ये वॉर जो है बहुत ज्यादा स्केलेट हो गई है, ठीक है। तो ये चीज है 2015 से दोस्तों अभी तक ये सिविल वॉर जारी है। अब इसमें आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसमें तवाकुल करमन कहां फिट होती है? अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म 1979 में हुआ था, ठीक है। 1979 में यमन में जन्मी। इनकी जो फैमिली है वो काफी पढ़ी लिखी है, ठीक है। इनकी फैमिली जो है वो इंटेलेक्चुअल है। इनके जो पिताजी थे अब्दुल सालेम करमन, वो लॉयर और पॉलिटिशियन थे। इनफैक्ट वो अब्दुल्ला साले की सरकार में लीगल अफेयर मिनिस्टर भी रहे थे, समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी जो बहन है तारिक करमन, वो एक पोएट है, और सफा करमन जो दूसरी बहन, वो भी एक लॉयर है, और फर्स्ट यमनी है जो ग्रेजुएट हुई है हार्वर्ड लॉ स्कूल से। तो काफी पढ़ी लिखी फैमिली है। खुद तवाकुल करमन की बात करें तो ये भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। और अल जजीरा के बारे में तो आपको पता ही है, अल जजीरा की बात करें तो सबसे प्रेस्टिजियस मीडिया फर्म है ये, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अल जजीरा के लिए भी काम किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सना से ये ग्रेजुएट हुई, पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने डिग्री ली है, ठीक है, और कॉमर्स ग्रेजुएट भी रही है ये। फिर 2012 में हम देखते हैं, हालांकि 2012 आते आते ये निकल गई थी घर से, ठीक है, यमन से ये निकल गई थी क्योंकि इनके ऊपर खतरा था। इधर हूती रिबेल, जब हूती रिबेल ने, जो हूतीस थे, उन्होंने जब शहरों पे कब्जा करना शुरू किया तो इनकी फैमिली को बहुत ज्यादा खतरा था, तो ये टर्की चली गई, क्योंकि टर्की सरकार ने बोला कि हम आपको नागरिकता दे देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 2012 में इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट भी मिला। और अभी की बात करें दोस्तों तो अभी ये बहुत सारे आर्टिकल्स लिखती है, स्पीचेस बहुत देती है ये, ठीक है ना। दुनिया भर में चाहती है कि दुनिया मोबिलाइज हो टेररिज्म के लिए और डिक्टेटरशिप के लिए, दुनिया मोबिलाइज हो। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग ये है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, सऊदी अरेबिया में और यमन में सबको अपॉर्चुनिटी मिले। सऊदी अरेबिया मतलब जितनी अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, इक्वालिटी मिले, और ये इतने सालों का जो कंट्रोल है वो खत्म हो, डेमोक्रेसी आए वहां पे, अल्टीमेटली लोगों को राइट्स मिले। और ये दोस्तों 2005 से लगातार 2005 से लगी हुई हैं। 2005 में इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप था, ठीक है, वुमेन जर्नलिस्ट विदाउट चेंज। अब इस ग्रुप ने कमाल का काम किया था, इसमें बहुत सारी वुमेन्स आई। देखिए औरतों को वहां पे बिल्कुल राइट्स नहीं है, ठीक है, ये मैंने जब सऊदी अरेबिया का लेक्चर लिया था तब आपको बताया था, ठीक है। यमन में भी यही हालत है, वहां पे औरतों को ज्यादा राइट्स है नहीं।
तो औरत का बाहर आना ये अपने में ही बहुत कमाल की बात थी। तो ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप था, ये उस समय लोगों के जो जितने भी राइट्स होते थे, जब उनको सरकार बिना बात के डिटेन कर लेती थी और फ्री जर्नलिज्म की बात करती थी, ठीक है। तो 2005 से बकायदा ग्रुप जो है वो एक्टिव है और कई बार प्रोटेस्ट भी किए, कई बार तवाक्कुल करमन को धमकी भी मिली। एक बार तो इनको 2010 में जान से मारने की कोशिश की गई थी, एक औरत ने इनको लगभग मार ही दिया था, लेकिन किसी तरीके से इनको बचाया गया। जब ये प्रोटेस्ट कर रही थी तो सरकार की तरफ से इनको बहुत सारी कॉल्स आई कि तुमको मार देंगे अगर तुम अब प्रोटेस्ट करोगी, लेकिन ये पीछे नहीं हटी, ये लड़ती रही। अब अक्सर लोग इसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। जब मैंने मलाला यूसुफजई की बायोग्राफी रिव्यू की थी, तो उससे पहले इनफैक्ट मेरी भी काफी दोस्त है, वो सब कहते हैं कि अरे मलाला यूसुफजई ने क्या किया है, या तवाक्कुल करमन के लिए भी लोग बोलते हैं ना ऐसा क्या किया है, बेकार में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। दोस्तों आप समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। आप एक बार जरा सोच के देखिए कि एक पूरी सरकार है, पूरी अथॉरिटी है, ठीक है, या कोई भी है, आप उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको पता मार दिए जाएंगे, ठीक है, आपको पता है आप मारे जाएंगे, बंदूक सर पे लगाएंगे और खत्म कर देंगे आपको, लेकिन उसके बावजूद आप डट के खड़े हुए सरकार के सामने या अथॉरिटीज या जिसके खिलाफ भी आप लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ही मुश्किल, बहुत इतना आसान नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो तवाक्कुल करमन ये इधर अरब स्प्रिंग शुरू हुआ 2011 में, और जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तब यमन में भी प्रोटेस्ट शुरू हुए, और यमन में जो प्रोटेस्ट थे उसको लीड कर रही थी तवाक्कुल करमन, ठीक है। वहां पे सना जो यमन की कैपिटल है, सना में प्रोटेस्ट हुए और ये लीड कर रही थी। इनको और इनके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया गया, इनको हरास किया गया, इनके साथ बदसलूकी की गई, ठीक है। लेकिन फिर जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो इनको 24 जनवरी को रिलीज किया गया। लेकिन फिर दोस्तों 5 दिन बाद दोबारा प्रोटेस्ट हुए, ये दोबारा रोड पे आगे रुकने नहीं वाली थी। सरकार ने इनको बोला था कि दोबारा प्रोटेस्ट मत करना, मार देंगे तुमको, ये रुकी नहीं, दोबारा ये आगे रोड पे। और उसके बाद सबको लेके, औरतों को लेके, बच्चों को लेके, बूढ़ों को लेके, सबको लेके रोड पे आ गई, और इसी तरीके के प्रोटेस्ट जो है वो चलने लगे। अब पैरेलली क्या हो रहा है, पैरेलली इजिप्ट में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तुनिशिया में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। 11 में उस समय तो कितनी तस्वीरें आई थी, ठीक है, वायरल हो रही थी कि इन देशों में, इधर इजिप्ट में तो दोस्तों कायरो में तो तहरीर स्क्वायर में तो लोग इकट्ठा हुए थे और ऊपर से आर्मी के प्लेन्स आ रहे थे और लोग कह रहे थे गिरा दो बॉम्ब, हम पर नहीं आए हैं, गिरा दो, हम तो आज डेमोक्रेसी लेके ही जाएंगे। तो देखते ही देखते 30 सालों की सरकार, कहीं पे 20 साल का रूल, कहीं पे 30 साल का रूल, कहीं पे 25 साल का रूल, देखते ही देखते इनके हाथ से सरकार चली गई, ठीक है। अब जान पे खतरा बहुत ज्यादा था क्योंकि इनको 2 बार ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका था, ठीक है। बार बार ये बार आती, इनको बार बार जेल में डाल दिया जाता। तो उसके बाद ये निकल गई, ठीक है, ये निकल गई, ये दुनिया का सपोर्ट ले रही थी, यूनाइटेड नेशंस गई, अमेरिका गई, ताकि दुनिया का सपोर्ट ले सके, बता सके कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है। अब करमन तो बाहर है, इधर यमन में प्रोटेस्ट जारी है, 2011 में भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है। और उसके बाद करमन वॉशिंगटन में थी और वो ये कह रही थी कि आप हमको सपोर्ट करिए, अमेरिका से मदद मांग रही थी। और इन्होंने इतना ज्यादा प्रेस किया दोस्तों कि फाइनली यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास किया गया। फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास किया 15-0 से, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 15-0 से वोटिंग हुई कि साले को रेजिग्नेशन देना चाहिए। जो इसकी रिजीम है ये बहुत ही करप्ट और बहुत ही खतरनाक है, और जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। तो 2012 में इधर रेजिग्नेशन दिया था मोहम्मद इधर अब्दुल्ला साले ने, और 2017 में उनको असैसिनेट कर दिया गया था। समझ रहे हैं, अल्टीमेटली यहां पे करमन ने जितने इनिशिएटिव्स लिए वो कामयाब हुए और अब्दुल्ला साले को रेजिग्नेशन देना पड़ा। 2012 में उन्होंने रिजाइन किया, समझ रहे हैं। लेकिन ये घर वापस नहीं आ पाई, ये यमन वापस नहीं आ पाई, अभी इस्तांबुल में है, ये टर्की में रहती हैं। ये क्यों घर वापस नहीं आ पाई, क्योंकि सिविल वॉर शुरू हो गया, इधर हूती रिबेल्स खड़े हो गए, ठीक है। एक सरकार गई, एक सत्ता गई, दूसरी सत्ता सामने आ गई, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हूती रिबेल्स जो है वो लड़ाई कर रहे हैं सरकार के साथ, और इधर सऊदी अरब जो है वो यमन को सपोर्ट कर रहा है, ईरान जो है वो हूती रिबेल्स को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सिविल वॉर है। बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस है। सोशल मीडिया पे आप तस्वीरें देखते ही होंगे कि कितनी वॉयलेंट तस्वीरें आती हैं, है ना। और बहुत कंट्रीज में यही हालत है, सीरिया में आप देख ही रहे हैं, सीरिया में तब से सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। तो करमन को पता था कि अगर मैं घर लौटूंगी तो मार दी जाऊंगी, तो मेरा मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इनको ये अनाउंस तो पहले ही हो गया था कि 2011 में इनको पीस प्राइज दिया जाएगा, और इनको नोबेल पीस प्राइज फिर दिया गया, और ये फर्स्ट अरब वुमेन बनी, ठीक है ना। और उस समय यंगेस्ट थी, उस समय याद रखिएगा, उस समय यंगेस्ट थी, ठीक है। अभी तो जो यंगेस्ट वुमेन है वो मलाला यूसुफजई है,
उस समय यंगेस्ट पर्सन थी जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला। समझ रहे हैं? और सेकेंड मुस्लिम वुमेन, चलिए फर्स्ट कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है? चलिए ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे। इनको आयरन वुमेन और मदर ऑफ रेवोल्यूशन भी बोला जाता था। इन्होंने पूरा रेवोल्यूशन लीड किया था। ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स को लोग फॉलो करते हैं तो इनको लोगों ने फॉलो किया। इनकी वजह से जर्नलिस्ट हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, सब लोग सड़क पे आ गए थे। औरतें भी सड़क पे आ गई थी। 30 से 40% औरतें सीधा रेवोल्यूशन में भाग ले रही थी। ठीक है, तो ये कमाल था जिसकी वजह से अब्दुल्ला साले को रिजाइन करना पड़ा और यूनाइटेड नेशंस ने भी माना ये बात। और अभी ये स्पीचेस देती हैं, अभी भी ये अपनी फाउंडेशन चलाती हैं। ये इनकी वेबसाइट है, करमन फाउंडेशन है, जो पीस प्रोग्राम के लिए काम करती हैं, एजुकेशन के लिए काम करती हैं, गरीबों के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये सब डोनेशन पे चलता है और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और अभी मैं इनकी स्पीच सुन रहा था, उन्होंने बोला था कि बहुत जरूरत है कि अब डेस्पोटिज्म को खत्म किया जाए, क्योंकि डेस्पोटिज्म और टेररिज्म ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे का खाना है। जहां डेस्पोटिज्म होगा वहां टेररिज्म भी होगा। तो डेमोक्रेसी इज द वे। तो ये दोस्तों लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।